Hello students, I am Sajan Bharadwaj. I am going to take today the revision of the topic refraction. This topic is present in chapter number 10, named as light in class 10. So, without wasting too much time, I am directly coming because it is the revision time and we are lacking time at this moment. So, what is refraction? There are two main terms for the lesson. One is reflection, another is refraction. We have studied already in detail in the previous videos. Refraction is actually the change in the path of light. But कब? When it enters from one medium to another medium. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, लेकिन बी केयरफुल, वो अगर 90 डिग्री पर एंटर करती है तो उसमें चेंज इन पाथ नहीं होगा. सो इट मस्ट फॉल एट ऑब्लिक और यू कैन से ऑब्लिक्यूली. अगर मैं ये बोलूं कि ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, अगर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, इट इज ऑब्लिक, दैट मींस इट इज नॉट परपेंडिकुलर. ऊपर हमारे पास एयर है. अब अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसको स्ट्रेट पास होना चाहिए था लाइक दिस, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम यहां पर लाइट आ रही है, ये ग्लास स्लैब आते ही मीडियम बदल गया है, एयर के बजाय ग्लास मीडियम बन गया है. तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है. और ये रास्ता बदलने का जो फिनोमिना है, इसी का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन. सो बेंडिंग ऑफ लाइट, सीधी जाने के बजाय वो बेंड हो गई है. बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है. और कब? व्हेन दे फॉल ऑब्लिकली. अगर बिल्कुल इस तरह ग्लास स्लैब है और मान लीजिए ये 90 डिग्री पर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पर आप माने, तो उस केस में ये चेंज इन पाथ नहीं होगा. हालांकि चेंज इन स्पीड कुछ टाइम पर भी रहेगा, बट ये चेंज इन पाथ, या इसको डेविएशन वर्ड भी देते हैं, वो नहीं होगा. ठीक है. तो इस फिनोमिना का नाम क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन. दोबारा ये बाहर निकलेगी तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे एंड दिस फाइनल रे बोथ बिकम पैरेलल. अब ये यहां से लेकर यहां तक अगर इसे ए पॉइंट पढ़ दिया जाए, इसे बी बोला जाए, तो ए से बी तक का जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. और अगर बी से यहां सी तक की मैं बात करूं, जो सेकंड मीडियम में है, इसने अपना पाथ चेंज किया है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. और अगर सी से आगे मैं डी लिख दूं तो ये सी डी जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एमर्जेंट रे. तो लाइट के पाथ के हिसाब से उसके तीन पार्ट बन गए. एक बार मीडियम में एंटर करने से पहले ये इंसिडेंट है, दूसरी बार जब वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ये रिफ्रैक्टेड है, और तीसरी बार जब वो बाहर निकल गई तो क्या बन गया? एमर्जेंट. एमर्ज आउट मींस एमर्जेंट. अब अगर इस पॉइंट पर एक एंगल नॉर्मल ड्रॉ कर दें आप लोग, सपोज करिए आप नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा सा हाथ से ज्यादा सीधा नहीं बन पा रहा है. If it is like this, then this is the angle I and this one is angle R. यहां पर I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा. तो आप देख पा रहे हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं. कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं? जहां दोनों मीडियम मिलते हैं. इट इज कॉल्ड द इंटरफेस. तो ये पहला लॉ बन जाता हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या लॉ बना? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन एंड दे मीट एट द इंटरफेस. ये पहला लॉ है आपके पास. ठीक है. दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर ये ऊपर वाला एंगल आई है और आई को अगर हम इस तरह लिख दें साइन ऑफ आई,
10th में अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी शायद। और नीचे वाला जो एंगल है इसको लिख दिया जाए साइन ऑफ एंगल आर। और अगर इन दोनों का रेशो लिया जाए तो जब तक आप फिक्स पेयर ऑफ मीडियम रखेंगे, फिक्स पेयर ऑफ मीडियम का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ऊपर एयर है तो नीचे ग्लास। अब आप एंगल जो मर्जी आपका बदलते रहिए अदर देन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, उस केस में ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज कांस्टेंट। और ये जो रूल है हमारे पास ये सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेस पर है, एक ही प्लेन में है और इंटरफेस पर मिल रहे हैं। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल बेटे एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नहीं कहना चाहिए रादर उन्हें। ही वाज प्रोफेसर मिस्टर विल ब्रॉड। विल ब्रॉड ये जो मिस्टर विल ब्रॉड है, विल ब्रॉड वाज एक्चुअली ए डच मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही वाज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। इस बात का ध्यान करेंगे, ठीक है, या एक कर लीजिए विल ब्रॉड। तो स्नेल ने इस बात को प्रूव किया, इसलिए इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। लेकिन ये लॉ तब तक ही होल्ड करेगा जब तक आपके पास मीडियम फिक्स है। अगर आप मीडियम बदल देंगे तो फिर वैल्यू बदल जाएगी, इस बात का ध्यान कर लीजिए। एंड दिस वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू आती है दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, ऑफ सेकंड मीडियम। अब आप कहेंगे सर सेकंड मीडियम कौन सा हो गया? सेकंड मीडियम का मतलब हुआ जिस मीडियम से लाइट शुरू हो रही है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये वाला कौन सा है, सेकंड मीडियम, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या सेकंड मीडियम दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके लिए ओल्डर बुक्स में हम म्यू वर्ड यूज करते थे, आजकल म्यू की बजाय इस तरह से एन यूज करने लगे हैं। तो जब आप इस एन को लिखेंगे तो एन लिखने का मतलब ये होगा कि आप इसको लिखेंगे 2 1 ऐसे लिखते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं। एक तरीका होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम की बजाय एयर भी लिखा हो सकता है बुक में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब तक आप ऊपर वैक्यूम लिखेंगे आप एयर लिखेंगे तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वर्ड दिया जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप कोई दो मीडियम ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर एयर की बजाय सपोज करिए यहां वाटर है और ये ग्लास है, तो उस केस में आपका एब्सोल्यूट वर्ड गायब हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लिखेंगे ऐसे 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बी केयरफुल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड हमेशा नीचे लिखनी है, ठीक है। और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें आप, मान लीजिए सेकंड मीडियम का आप ऊपर कर देते हैं, फर्स्ट मीडियम का आप नीचे कर देते हैं, तो फिर ये जो 2 1 है ये बन जाएगा 1 2। और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह से रेसिप्रोकल मीडियम चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले मान लीजिए 1.33 है तो दूसरे केस में 1.33, जो आपके पास वैल्यू है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी 1.33। अगर इतना आया है तो अपॉन 1 लिखेंगे तो आंसर फिर बन जाएगा लाइक दिस। अगर आप मीडियम चेंज कर देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल आल्सो चेंज, इट विल बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस वन। तो ये चीज बहुत ध्यान से करनी है आप लोगों ने। फिर से रिपीट कर दो, रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट बी केयरफुल, एंगल शुड नॉट बी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर एंटर करेगी तो
मीडियम में स्पीड बदलेगी लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों स्लो डाउन हो जाएगी? क्योंकि जो दूसरे वाला मीडियम है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इस डेंसिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है। जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी ऑप्टिकली उस मीडियम का नाम रहता है डेंसर मीडियम, इसलिए ग्लास को कहेंगे यहां पर डेंसर मीडियम और एयर को बोलेंगे हम रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आने वाली रे है इंसिडेंट, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये आपकी एमर्जेंट। एक मजेदार बात और होती है कि जो एमर्जेंट रे होती है इट फाइनली बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दिस गैप इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्ड बोला बेटा मैंने? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात आप बच्चों ने ध्यान करनी है बहुत अच्छे से। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है बच्चों से कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या किसी फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है? तो उसका आंसर है यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका सेकंड मीडियम है इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो पहला लिखा मैंने यहां पर नेचर ऑफ सेकंड मीडियम, क्योंकि फर्स्ट में तो जो चली आ रही है वो चली आ रही है, चेंज तो सेकंड में होना है ना। अब नेचर का मतलब यहां पर वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसल्यूसेंट है, वो किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है, इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं दे प्ले ए वाइटल रोल। सेकंड हमने बात ध्यान करनी है दैट इज डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। और थर्ड चीज आपने ध्यान करनी है कि जो लाइट आ रही है उस लाइट का कलर क्या है। कलर के साथ आगे चल करके मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में वेवलेंथ भी बदलती है, तो कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार व्हाइट लाइट यानी सनलाइट उसे कंडक्ट करें और एक बार रेड लाइट से कंडक्ट करें, एंगल सेम होने के बावजूद भी रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे। इसलिए वेरी कर जाएंगे बेटा क्योंकि जो रेड कलर होता है वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस करेगा तो वो रे कम बेंड होगी, कम बेंड होगी कि ये जो एंगल डिक्रीज हो गया है हमारा आई के मुकाबले में आर, इसका डिक्रीज कम होगा यानी इसकी वैल्यू कम रिड्यूस होगी। वैल्यू कम रिड्यूस होगी तो जो आपके पास साइन आई, अगर ये साइन आर, अगर आर की वैल्यू चेंज हो रही है नेचुरल बात है रेशियो का आंसर चेंज हो जाएगा। So these are three factors: nature of medium, density of medium, and color या wavelength of light. कलर और वेवलेंथ दो फैक्टर मत बनाना, ये एक ही बात होती है क्योंकि कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। याद रहेगी बात आपको, ये चीज ध्यान कर लीजिए। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया है इट इज रिगार्डिंग द ग्लास स्लैब। अगला जो चैप्टर आएगा हमारे पास उसमें हम प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर का टॉपिक है, इसलिए इस समय हम उस पर टाइम नहीं लगा रहे। अब एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल ओनली। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं या थोड़ा बहुत ट्रांसल्यूसेंट भी आप कह सकते हैं, बट ओपेक में जैसे बोर्ड है, क्योंकि इसके अंदर लाइट एंटर ही नहीं करेगी, तो एंटर नहीं करेगी तो बेंडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा डेंस होगा, ऑप्टिकली डेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मिनिमम, राइट। तो उस टेबल को प्लीज आप लर्न कर लें, दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। और उस टेबल को जब आप देखेंगे तो बड़ी मजेदार बात ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो होता है, जो हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है केरोसिन के मुकाबले में, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चेक करिए उस टेबल से, आपको पता लगेगा कि जो केरोसिन लाइट है डेंसिटी के हिसाब से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है, फिजिकल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं और उन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
कि अगर फिजिकली कोई चीज भारी है तो ऑप्टिकली भी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। अब ग्लास स्लैब के अंदर जो फैक्टर्स हैं, एक बार ग्लास स्लैब वाले फैक्टर और बताता हूं कि ग्लास स्लैब का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर क्या ग्लास स्लैब भी कोई अपना रोल प्ले करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? तो उसका आंसर है यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बजाय मुझे कहना चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास एक रे आई, इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये आपकी एमर्जेंट रे होगी। और अगर हम बिल्कुल सीधा इस तरह से लेकर के आए लाइक दिस, तो ये बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिफ्रैक्टिव जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ मटेरियल आपको बताया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बताया और कलर। लेकिन ये दोनों में शिफ्टिंग यानी गैप कम होगा या ज्यादा होगा, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं FACTORS, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, वो फैक्टर लिख रहा हूं। अगर यहां ग्लास स्लैब पतली रखी जाए या मोटी रखी जाए, मतलब उसकी विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि विड्थ वाइज ये चीज है विड्थ, ये सेकंड मीडियम है। एक बार अगर लाइट को इतना सा रास्ता ट्रेवल करना हो, एक बार इतना ट्रेवल करना हो, तो ज्यादा अगर ट्रेवल करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज टाइम ज्यादा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एक रोल प्ले करेगा। दूसरा रोल रहेगा हमारे पास ये जो एंगल है। अगर एक बच्चा ये एंगल 40 डिग्री मेंटेन करता है और दूसरा बच्चा उसी एंगल को 60 डिग्री मेंटेन करता है, तो दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो सेम आएगा क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन दोनों की जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिफर करेगी। फिर से रिपीट कर दो, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर हमारे पास ये ग्लास है, ये एयर है, एंगल कुछ भी लिए जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगी ये इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी रे इस तरह से आ रही है या इस तरह से आ रही है या थोड़ी सी इस तरह से आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरा फैक्टर लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा और लास्ट फैक्टर रहेगा हमारे पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस मीडियम का ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज कम हो जाएगी, ठीक है। और चौथा तो मैं लिख दूं एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। यहां पर मटेरियल का मतलब है किसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है बाद में। इन तीनों फैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फैक्टर बढ़ेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी होता है जिस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो फैक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट आप इसमें डाल रहे हैं अगर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ये उल्टा काम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन को लेकर के जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस या लेंस। अब बेटा लेंस क्या है? जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस बोलते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसके अंदर से लाइट क्रॉस हो सकती है और क्रॉस होने पर वो रेज को अपने पास से जो भी ओरिजिनल ट्रैक होता है उसे डेविएट करता है। इट इज ए लेंस। अब इसमें इधर का जो सरफेस है ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। इसका मतलब यह हुआ कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is surrounded by, or you can say which is bounded by two refracting surfaces. Refracting surfaces.
आप यहाँ पेंट नहीं कर सकते। अगर एक साइड मान लो आपने पेंट कर दिया, इसे ओब्लिक बना दिया और ये कहें सर ये तो देखो इधर तो कर्व है तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं बेटा, पेंट लगते ही ये आपका लेंस नहीं रहेगा, ये ओपेक बन जाएगा, इट विल देन बिहेव लाइक ए मिरर। सो लेंस इज ऑप्टिकल डिवाइस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल वो होते हैं जो लाइट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, विच इज सराउंडेड बाय टू ऑप्टिकल सरफेसेस। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें दोनों साइड से सेंटर से बाहर निकला है, यहां दोनों साइड से सेंटर से अंदर चला गया। नेचुरल बात है, यहां फिनोमिना अलग रहेगा, यहां अलग रहेगा, तो नाम भी अलग होंगे। अब इसके अंदर से जब रेज आएंगे लाइक दिस, दे विल मीट ईच अदर, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। क्लोज आने की वजह से इसका नाम कन्वर्जिंग और प्रॉपर नाम है कॉन्वेक्स। कभी कभी बुक्स में इसे डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स भी लिख दिया जाता है, बट कॉमन सेंस में हम इसे कॉन्वेक्स ही कहते हैं। इसमें से अगर रे ऑफ लाइट पास होंगे, एक रे ऑफ लाइट अगर इस तरह आती है, दूसरी इस तरह आ रही है, ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये सेंटर का जो पॉइंट होता है इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हमारे पास मिरर में जो सेंटर बना था, याद करिए उस सेंटर का नाम पोल आया था। अब की बार पोल की बजाय वर्ड रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। और इसमें से जो रे सीधी पास होगी दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही थी, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दे कम क्लोज, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग हो गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां अपोजिट, रेज विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग की वजह से इसका नाम है कॉनकेव। कभी कभी से हम डबल कॉनकेव भी कह देते हैं, राइट। इसकी और वैरायटीज भी पॉसिबल है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखे हैं। जैसे अगर ये हमारे पास एक साइड इस तरह से हो जाए और एक तरफ से ऐसे हो जाए, देन इट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम बोला, प्लेनो कॉन्वेक्स। और अगर इसी तरह से आपके पास ये सिचुएशन बने, इट इज प्लेनो कॉनकेव। These are more varieties, ये एनसीईआरटी में नहीं, इनके बारे में रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो वहां आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो लेंस में से जब भी लाइट पास हो रही है, दैट मींस either it will come close or it will go away। अगर वो क्लोज आती है रेज पास होने के बाद, ये अगर आपके पास लेंस है और इस लेंस में से जो रेज आ रही हैं और वो पास होने के बाद दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, ध्यान करो बेटा, यहां तक का जो पोर्शन है इट इज इंसिडेंट रे, और जब आप यहां से शुरू करेंगे ये जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड बन गई थी, वो मिरर से टकराने के बाद वापस गई थी, लेंस से पास होने के बाद, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट है तो पास हो गई, इसलिए इनका नाम बन जाएगा रिफ्रैक्टेड। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दैट मींस इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इमेज विल बी द रियल इमेज। तो जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की 6 पोजीशंस में से 5 पोजीशंस में रियल इमेज बनेगी। केवल एक पोजीशन ऐसी होगी, आप यहां पर जब लिखेंगे तो इधर हमें F1 लिखना होता है, यहां 2F1 लिखना होता है। 2F1 का मतलब ये पहला सेंटर है, क्योंकि जो मिरर ये लेंस होते हैं वो 2 अलग अलग स्फीयर को कट करके निकाले जाते हैं, इसलिए यहां C1 और वहां C2 लिखा जाता है। लेकिन रूटीन में हम ये बोलते हैं F1। F1 का मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह से इस साइड लिखेंगे तो इधर इसे F2 लिख देंगे, ये जो पॉइंट आएगा इट इज F2, और आगे जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा 2F2। ये F1 ये 2F1 फर्स्ट साइड है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी कुछ बुक में लिखा जाता है, इट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड साइड हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इट इज नॉट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फोकस का मतलब जहां पर रेज मिलती है, ये सिर्फ जस्ट डबल डिस्टेंस जो C को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी रेज इस तरह से आएंगे, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी दे विल मीट एट फोकस। उसके बाद वही चीज है जो पहले हम कर चुके हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा ये इमेज इससे दूर जाता जाएगा। यहां जो इमेज बना वो रियल बना है, वो इन्वर्टेड बना है, वो डिमिनिश्ड बना है, और वो एट फोकस बना है।
बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा इसकी तरफ अप्रोच करेगा, इमेज इससे दूर जाता जाएगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, when the object reaches at focus, तो दो ही रूल है हमारे पास पिछली बार की तरह से। If a ray is coming parallel, that will pass through the focus, and if a ray is going through the optical center, अब की बार ऑब्जेक्ट हमने मान लीजिए फोकस पर दिखाना है, यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेकंड रे यहां से दिखाएंगे, that will go parallel। अब ये दोनों पैरेलल हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड, दो रूल बन गए, पैरेलल आ रही हो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो पैरेलल, तो दे विल मीट एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर जो इमेज बनेगा दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो आपको पता है इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा तो रियल होता है। बट जो लास्ट पोजीशन है, उस लास्ट पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया बिटवीन एफ एंड ओ। इस केस में क्या होगा, एक तो आपका उसी तरह से रहेगा, पैरेलल आ रही है, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करेंगे तो इधर गैप इंक्रीज हो गया है। इधर अगर गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसको पीछे की साइड ऐसे रिड्यूस करेंगे, दे विल मीट सम मोर हियर। तो अब की बार ऑब्जेक्ट जिधर है उसी साइड में इमेज बना। कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक यही पोजीशन ऐसी है जहां पर ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज बनेगा और ये इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ए बी है तो ये आपका ए डैश बी डैश, ये इतना से ये इतना, इट इज मैग्निफाइड एंड इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स में ऐसी 6 पोजीशन होंगी। अब क्योंकि मैग्नीफाई भी कर देता है, ये शुरू में डिमिनिश भी करता है, तो उसकी वजह से कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस बहुत सारे होते हैं। इट इज यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप्स पर्टिकुलरली। किसमें यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। साथ ही दूर की चीजें देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसके अंदर भी होता है। जो हमारे कैमरेज होते हैं, जितने भी कैमरे होंगे, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के कैमराज अवेलेबल होते हैं। आजकल तो सब कुछ आपके फोन में आ गया है, ये डिजिटल मोड है, लेकिन पहले जो हमारे नॉर्मल कैमरे होते थे, आप देखेंगे अभी भी मूवीज की शूटिंग के लिए या दूसरे जो अच्छे ओकेजन्स होते हैं, तो वहां पर हम बहुत बड़े बड़े गुड क्वालिटी कैमरा यूज करते हैं, तो उन सभी में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है। तो कॉन्वेक्स लेंसेज आर हाईली यूजफुल बिकॉज दे कैन फॉर्म द वेरियस टाइप ऑफ इमेजेस। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर आपसे कोई पूछे मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है, अब देखो बेटा, लेंस के केस में मिरर का मैग्निफिकेशन पहले लिख दो, मिरर में ये आ रहा है, याद है? लेंस के केस में मैग्निफिकेशन जो आएगा ये साइन गायब हो जाएगा यहां से, एंड दैट इज सिंपली वी ओवर यू। तो अब आपके पास अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्निफिकेशन आएगा, क्योंकि इमेज बड़ा भी बन सकता है, इमेज छोटा भी बन सकता है, इमेज इक्वल साइज का भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने वहां कॉन्केव मिरर बताया था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर इस मामले में सेम है। ये हर तरह की इमेज बनाता है, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ठीक है, याद रह जाएगी बात। और जब आप कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर में हमारे पास केवल और केवल डिमिनिश्ड इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। कॉन्केव का मतलब क्या होगा बेटा? ए मिरर ऑफ दिस टाइप। ये कॉन्केव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एक रे आपके पास आ रही है, ये दूसरी रे आपके पास आ रही है, देखो अवे फ्रॉम ईच अदर, इट इज डाइवर्टिंग, ये डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग नेचर है, इसका नाम कॉन्केव है, लेंस। ठीक है, लेंस में उल्टा काम हो जाता है, ये बात ध्यान करना। अब रेज उधर नहीं मिलेंगी, दैट मींस रेज मस्ट मीट ऑन दिस साइड। अब ये जो हमारे पास है ये आपका F1 बन जाएगा। एनसीईआरटी में इसे F1 लिखा गया है, टेक केयर। जो रिफ्रेशर्स हैं लाइक प्रदीप एंड दिनेश सो एंड सो, उनमें यहां पर F2 लिखा गया है। ठीक है, उसको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों लिखा गया है, फिलहाल आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। तो ये F1 फर्स्ट फोकस, प्राइमरी फोकस। इसका मतलब क्या है कि रेज उधर डिपार्ट होगी तो इमेज यहां पर बनेगा। किसका बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
और अब इमेज अगर यहां बनेगा, रेज मिल नहीं रही, तो इट विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा ही तो इरेक्ट होता है, और छोटा बनेगा डिमिनिश्ड, और ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेंस की इधर वाली जो साइड है उसको सेम साइड बोलते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का इसमें कोई रोल नहीं है पर्टिकुलरली, सॉरी कोई चेंज नहीं है, जो मिरर में था वही इसके अंदर भी है। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे चलेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो इसका मतलब आपके पास वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप उल्टे आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो नेगेटिव। केवल डिफरेंस क्या है, मिरर के केस में जो डिस्टेंस मेजर की जाती थी वो यहां से शुरू करते थे पोल से, और लेंस के केस में आप कहां से शुरू करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव, चाहे आपका कॉन्केव लेंस है चाहे कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज मेजर की जाएगी पॉजिटिव, इसके नीचे मेजर की जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। और ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस का भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल निकम्मा लेंस है। एक्चुअली हमारी आई में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, एक मायोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। दैट मींस वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट इन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। दूसरी में दूर का साफ दिखता है, पास का नहीं दिखता, अकॉर्डिंग टू दिस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो डिफेक्ट है हमारे पास, ये जो लेंस है, ये मायोपिया यानी जिन लोगों को पास का ठीक ठाक दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, बुक पढ़ लेंगे लेकिन बोर्ड पर क्या लिखा गया है वो पढ़ने में दिक्कत आती है, ऐसे केस में मायोपिया डिफेक्ट बोला जाता है। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए फिर कॉन्केव लेंस, प्रॉपर फोकल लेंथ का यूज किया जाता है। अब लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ लेंस लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस। जब हम पावर ऑफ लेंस वर्ड लिखते हैं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज। लेकिन आमतौर पर बच्चे लोग लिखते हैं पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। तो ये तो बेटा इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। लेकिन मैं इस तरह कहूंगा कि पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज और टू डाइवर्ज द रेज व्हिच पास थ्रू इट। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को शो करने के लिए आप कैपिटल डी लिखेंगे। कॉन्वेक्स जब हमारे पास लेंस होगा तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी, और कॉन्केव अगर आपके पास होगा तो ये पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान करनी है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा लेंस जुड़े हुए रखे हैं, पहले से जोड़ रखे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। अब बेटा कंबाइन अगर कर दे तो एक की पावर मान लो P1 है, दूसरे की पावर मान लीजिए P2 है, तीसरे की पावर मान लीजिए P3 है, सभी की इकट्ठी करनी हो तो इनका मैथमेटिकल सम कर दिया जाता है, और आएंगे तो आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। सो वंस अगेन इस प्रेजेंट चैप्टर में हमारे पास रिफ्रैक्शन के बारे में है। रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन may occur through the lenses, through the glass slab, through the prism, through water, through any transparent medium, किसी में भी हो सकता है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है तो दो लॉ है हमारे पास। एक लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मीट वहां पर करेंगे जहां दो सरफेस एक दूसरे को मिलेंगे, इंटरफेस बोला जाएगा। रिफ्लेक्शन में इस बात का ध्यान करना है कि 90 डिग्री पर कोई रे फॉल नहीं करनी चाहिए। उस केस में आपके पास एंगल आई और आर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि रिफ्रैक्शन तो वहां पर भी होता है, लेकिन उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो आई आर वाला है उसके लिए फिर स्पीड ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। फिर हमने लेंस की बात की, और लेंस के लिए मैंने आपको बताया लेंस इज एक्चुअली ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच हैज बोथ सरफेसेस कर्व्ड, जिसके दोनों के दोनों सरफेस होते हैं वो आमतौर पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, कर्व्ड सरफेस होते हैं। अपने सिलेबस में दोनों ही कर्व है, एक कर्व ये बन गया, एक कर्व ये बन गया, या एक कर्व अंदर की तरफ, दूसरा कर्व भी अंदर की तरफ। अपने सिलेबस में ये
अदरवाइज मैंने आपको बताया और भी वेराइटीज पॉसिबल है, हायर लेवल पर और ज्यादा पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन कुछ अलग अलग फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में अलग फैक्टर्स हैं, और जब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें अलग फैक्टर्स हैं। तो वो सारे फैक्टर आप याद करिए। उसके बाद जब हम पावर की बात करते हैं, या एक चीज यस रह गई इसमें, लेंस फार्मूला रह गया। लेंस फार्मूला, बेटा लेंस फार्मूला कुछ नहीं है, ये मिरर फार्मूला का ही जरा सा डिफरेंस है। मिरर फार्मूला में आपने लिखा था 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर में लिखा था, लेंस में क्या कर दो, यहां माइनस लगा दो, इसलिए लेंस फार्मूला कर दो। मिरर में यहां प्लस, लेंस में माइनस। ये वाला जो चेंज है ये मैग्निफिकेशन में भी देखने को मिलता है। मैग्निफिकेशन में मिरर में ये मैग्निफिकेशन है, लेंस में ये मैग्निफिकेशन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को। एक बार अगर प्रॉपरली आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे इस चीज को कि मिरर के केस में फार्मूला प्लस होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, लेंस में उसका अपोजिट हो जाएगा, जहां प्लस था माइनस, जहां माइनस था प्लस। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पावर की बात की है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज। एक से ज्यादा लेंस है तो पावर को प्लस कर दिया जाएगा। पावर का जो ऐसा यूनिट है दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल डी यूज करेंगे। ठीक है। और जहां तक रे डायग्राम की बात है, देखो रे डायग्राम प्रैक्टिस का मैटर है, उसमें रूल दो याद करने हैं, जो पैरेलल आ रही हो फोकस से जाएगी या जाती हुई फील होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट विल गो अनडेविएटेड। ये दो रूल याद कर लो, आपका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। सो प्लीज सी दिस वीडियो कंप्लीट। और इससे पहले भी लाइक पर, जैसे मैंने पहले भी बोला था, देयर आर मेनी वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि फिर कभी भी आपको देखना हो तो इमीडिएटली आपको मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वहां पर 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए अलग से है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वहां पर कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर कमेंट्स। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आपके आते हैं तो मुझे अगला वीडियो और बनाने में मोटिवेशन मिलता है। एंड आई अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।